नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चंपू और इंद्रधनुषी फूल का रहस्य। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में जहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे, वहाँ रोहन और प्रिया नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। रोहन थोड़ा शरारती था लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था, और प्रिया शांत स्वभाव की लेकिन किसी भी मुश्किल में हिम्मत नहीं हारती थी। वे दोनों पक्के दोस्त थे और अक्सर गांव के पास वाले जादुई जंगल के किनारे खेलने जाया करते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीबोगरीब जीव रहते हैं और कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन रोहन और प्रिया को कभी डर नहीं लगता था। एक धूप वाले दिन, जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, रोहन और प्रिया जंगल के किनारे एक छोटी नदी के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक दबीदबी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? लगता है कोई मुश्किल में है। प्रिया ने ध्यान से सुना और बोली, हाँ रोहन, यह तो किसी जानवर की आवाज लगती है, लेकिन इतनी धीमी क्यों? वे दोनों सावधानी से आवाज की दिशा में आगे बढ़े। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा जीव दुबका बैठा था, जो भूरे रंग का लग रहा था। यह एक छोटा सा हिरण का बच्चा था, लेकिन सामान्य हिरण से अलग। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी, लेकिन उसके शरीर का रंग मुरझाया हुआ था, जैसे किसी पुराने फीके पड़े चित्र की तरह। वह बहुत उदास और कमजोर दिख रहा था। वह धीरे धीरे रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन और प्रिया उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, यह कौन है? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन धीरे से उसके पास गया और बोला, डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। वह हिरण का बच्चा, जो दरअसल एक रंगहिरण था और जिसका नाम चंपू था, उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसने कोशिश की कि उसके शरीर पर इंद्रधनुषी रंग वापस आ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस भूरा ही रहा। चंपू ने अपनी छोटी सी सींगों को हिलाया और एक धीमी, कंपकंपाती आवाज में बोला, मेरा नाम चंपू है। मैं रंगहिरणों की जाति से हूँ। हमारे शरीर पर हमेशा इंद्रधनुषी रंग चमकते हैं, जो हमें जादुई चमकदार फूल से मिलते हैं। लेकिन कुछ दिनों से वह फूल मुरझा गया है और मेरी सारी चमक चली गई है। मैं अपनी चमक के बिना बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर रोहन और प्रिया को बहुत दुख हुआ। चंपू ने आगे बताया, हमारी जाति का मुख्य चमकदार फूल कई 100 साल पुराना है। वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में झिलमिल घाटी में उगता है। जब तक वह फूल पूरी तरह से ताजा रहता है, हम सब चमकते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुरझा रहा है और हमारी चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैंने सुना है कि एक नया चमकदार फूल केवल तब उगता है जब कोई निडर और दयालु हृदय उसे खोजकर उस घाटी तक पहुंचाए। अगर मुझे जल्दी ही कोई नया चमकदार फूल नहीं मिला, तो मेरी चमक हमेशा के लिए चली जाएगी और मैं अपनी जाति को हमेशा के लिए खो दूंगा। चंपू की बातें सुनकर रोहन और प्रिया की आंखों में चमक आ गई। यह एक असली जादुई रोमांच था। रोहन ने तुरंत कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे चंपू। हम उस चमकदार फूल को ढूंढ निकालेंगे। प्रिया ने भी सिर हिलाया, हाँ, हम मिलकर काम करेंगे। चंपू थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, उसने कहा। जंगल में कई बाधाएं हैं और कुछ जानवर दोस्ती नहीं करते। रोहन ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा झोला टांग लिया, जिसमें उन्होंने पानी की बोतलें, कुछ फल और एक छोटा सा कंपास रख लिया था। प्रिया ने अपनी जेब में दादी की दी हुई एक छोटी सी टॉर्च रख ली, जो हमेशा काम आती थी। डरने की कोई बात नहीं चंपू, रोहन ने बहादुरी से कहा। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। चंपू ने अपनी पतली टांगों पर जोर दिया और थोड़ा सीधा खड़ा हुआ। उसने अपनी छोटी सी सींगों से जंगल की गहराई की ओर इशारा किया, जहां से झिलमिल घाटी का रास्ता शुरू होता था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे जादुई जंगल के अंदर एक नए और रोमांचक सफर पर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वे एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां जमीन पर मोटी मोटी सरसराहट करती बेलें फैली हुई थी। ये बेलें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि एक भूल भुलैया सी लग रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, बेलों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, इधर आओ। नहीं,
उधर जाओ, रास्ता भटक जाओगे। रोहन थोड़ा घबराया। यह कैसी आवाज है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया ने ध्यान से सुना। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि जंगल की कुछ बेलें राहगीरों को भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। प्रिया ने कहा, दादी कहती थी कि ऐसी बेलें सिर्फ उन्हीं को फंसाती हैं जो अपने मन की आवाज नहीं सुनते। हमें बस उस दिशा में जाना है जहां हमारा दिल सही महसूस करे। चंपू ने अपनी नाक से एक बहुत हल्की सी जादुई गंध पकड़ी और एक विशेष दिशा में अपनी सींग हिलाई। यह रास्ता है, चंपू ने लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में कहा। रोहन और प्रिया ने चंपू के बताए रास्ते पर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कुछ देर में वे उस बेलों की भूल भुलिया से बाहर निकल आए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल और बहुत पुराना बरगद का पेड़ मिला, जिसकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई थी। पेड़ की एक मोटी डाली पर एक बड़ा और भूरा उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें बहुत तेज थीं। जैसे ही रोहन, प्रिया और चंपू पेड़ के पास पहुंचे, उल्लू ने अपनी आंखें खोलीं और भारी आवाज में बोला, कोई भी इस रास्ते से तब तक नहीं जा सकता जब तक वह मेरे एक सवाल का जवाब न दे। उल्लू का स्वर इतना गंभीर था कि चंपू थोड़ा डरकर प्रिया के पीछे छिप गया। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, क्या है आपका सवाल, महाराज? उल्लू ने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, बताओ, कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना हाथों के जादू करती है? प्रिया ने कुछ देर सोचा। यह एक पहेली थी। रोहन ने भी सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। फिर अचानक प्रिया को याद आया, यह हवा है, उसने आत्मविश्वास से कहा। उल्लू ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और फिर खोली। सही जवाब, हवा। तुम लोग जा सकते हो। उल्लू के आशीर्वाद से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। रास्ता और भी घना होता जा रहा था। अब उन्हें एक अंधेरी गुफा से गुजरना था। गुफा का मुंह बड़ा और डरावना था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। चंपू फिर से डर गया। मुझे अंधेरे से डर लगता है, उसने फुसफुसाया। अंधेरे में मुझे अपनी पुरानी फीकी पहचान याद आती है। रोहन ने चंपू का हौसला बढ़ाया, डरने की कोई बात नहीं चंपू, हम साथ हैं ना। प्रिया के पास टॉर्च है। प्रिया ने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में गुफा का रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी अंधेरा बहुत गहरा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें ऊपर से फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी और कुछ देर के लिए उन्हें लगा कि कोई बड़ा जानवर ऊपर से नीचे आ रहा है। चंपू डर के मारे कांपने लगा। लेकिन प्रिया ने टॉर्च को ऊपर किया तो देखा कि वे सिर्फ चमगादड़ थे जो अपनी नींद से जाग गए थे और इधर उधर उड़ रहे थे। चमगादड़ हैं, प्रिया ने हंसते हुए कहा। इन्हें सिर्फ अंधेरा पसंद है। रोहन ने भी हंसते हुए चंपू को अपनी पीठ पर थपथपाया और वे तीनों आगे बढ़ते गए। गुफा से बाहर निकलकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। आखिरकार कई बाधाओं को पार करने के बाद वे झिलमिल घाटी में पहुंचे। यह जगह सचमुच जादुई थी। चारों ओर चमकदार पत्थरों की छोटी छोटी धाराएं बह रही थी, जो चांदनी में टिमटिमाती थी। हवा में फूलों की मीठी सुगंध फैली हुई थी, लेकिन सब कुछ थोड़ा उदास और धुंधला लग रहा था, जैसे किसी ने चमक चुरा ली हो। घाटी के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी और उस चट्टान के सबसे ऊपर एक छोटा सा पौधा था। उस पर एक अकेला फूल था, चमकदार फूल, लेकिन वह भी पूरी तरह से नहीं चमक रहा था। उसकी चमक बहुत ही धीमी और फीकी थी, जैसे किसी पुरानी लालटेन की लौ। वह रहा, चंपू ने अपनी फीकी आवाज में कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। यही है वह फूल, लेकिन यह तो बहुत ऊंचाई पर है और यह भी पूरी तरह से नहीं खिला है। रोहन और प्रिया ने चट्टान को देखा। यह बहुत चिकनी थी और चढ़ना मुश्किल लग रहा था। चट्टान तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। रोहन ने चट्टान को देखा। यह तो बहुत ऊंचा है, उसने कहा। प्रिया ने चारों ओर देखा, कुछ सोचने लगी। तभी उसे चट्टान के पास एक बड़ी टूटी हुई डाली नजर आई जो नीचे पड़ी थी। हम इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिया ने कहा। रोहन, तुम इस डाली को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू करो और मैं तुम्हें नीचे से सहारा दूंगी। चंपू ने अपनी कमजोर सींगों से उस डाली को थोड़ा धकेलने की कोशिश की ताकि वह सही जगह पर आ जाए। रोहन ने बहादुरी से डाली को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
प्रिया